तो स्टार्टिंग विद द मोर एडजस्टमेंट स्टूडेंट। तो हमने इससे पहली वीडियो के अंदर अपने पास टोटल में 7 एडजस्टमेंट्स के बारे में समझा। अब हम आगे अपने पास जो बची हुई एडजस्टमेंट्स है उसको सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ अगर एडजस्टमेंट में दे रखी है एक बेसिक थिंग, उसके आपके पास दो इफेक्ट्स आ रहे हैं बेटा। तो एंट्री बेसिकली पास करनी है तो उसके दोनों इफेक्ट आएंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों का आएगा रिस्पेक्टिवली, मे बी इन द ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, जैसे भी आपके वो एंट्री बनती है। और अगर जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, सिंपली टू से वो आपके पास ट्रांसफर होनी है या ट्रेडिंग पीएनएल में या वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करी जाती है। नाउ हम अपने पास एडजस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो नंबर 8 एडजस्टमेंट है बेटा, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ बैड डेट, सबसे पहले अगर हम बात करें और फिर हम ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो हमने कस्टमर को गुड्स दिए, ट्रेडर ने कस्टमर को गुड्स बेचे, वो उधार पे गुड्स दिए। उधार का मतलब बेटा होता है क्रेडिट पे, कि वो कुछ समय के बाद देगा और बाद में जाकर वो कस्टमर पैसे देने से मुकर गया, मतलब उससे हमें पैसे नहीं मिल सकते। जब उसके पास जाते हैं वो अपनी बंदूक निकाल के बैठ जाता है और कहता है जी मैं तो आपको गोली मार दूंगा अगर आपने मेरे से पैसे लेना है। तो ऐसे केस में अब ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे लिए बैड डेट हो गया, उससे हमें पैसे कभी नहीं मिलने हैं। मैंने सिर्फ एक बे एग्जाम्पल बोला, वो तो आपके पास किसी भी वजह से आपके पास हो सकता है कि पार्टी ने पैसे देने से मना कर दिया एंड आपके पास है वो पैसे अनकलेक्टेबल है, उसे हम बोलते हैं बैड डेट। और वो ऑब्वियस सी बात है आपके किस में होगा, क्रेडिट सेल में, जहां पे आपने उधार में दिए होंगे गुड्स। तो इफ अ कस्टमर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, द अनकलेक्टेबल अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट, और नुकसान हमारे पास हो गया। तो इसको करने के हमारे पास बेटा दो तरीके होते हैं। मैं आपको पहले विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, फिर आपके पास वो पढ़वा भी दूंगा। तो हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं पहले बैड डेट से रिलेटेड। तो मैं आपके पास टॉपिक करा रहा हूं बैड डेट्स का, कि नुकसान हो गया, कस्टमर ने पैसे देने से मना कर दिया। तो बेटा यहाँ पर हमारी जो एंट्री डल रही है वो डल रही है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बैड डेट मेरा नुकसान है और डेटर मुझे कम करने, क्योंकि अब जो मेरे पास कस्टमर्स जिनसे पैसे लेने वो कम हो जाएंगे ना। मान लीजिए 1 लाख के डेटर्स थे जिसमें से 10,000 के बैड डेट हो गए, तो मेरा अब एक्चुअल में बैड डेटर्स कितने रह जाएंगे, 90,000 के, और वो 10,000 का लॉस मैं अपना पीएनएल में रिकॉर्ड कर लूंगा। तो मेरी एंट्री का बनी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और फिर पीएनएल में बैड डेट ट्रांसफर कर दे, जस्ट लाइक नॉर्मल एक्सपेंस हम जो भी करते हैं। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या हो गए, फर्स्ट आपके पास पीएनएल में आ जाएगा टू बैड डेट्स, खर्चा नुकसान यहां बुक हो गया, हमारा नुकसान है एक तरीके का। और जो बैलेंस शीट में डेटर्स दिखेंगे वो ऑब्वियसली बैड डेट्स के माइनस होने के बाद दिखेंगे, क्योंकि डेटर्स हमारे कम हो गए। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दे रखे वो 4 लाख दे रखे और बैड डेट्स है 10,000, बैड डेट्स है 10,000। बेटा हमारे यहाँ पे एंट्री क्या बन रही है, हमारी एंट्री बन रही है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है तो वी विल गो स्लो एंड वी विल अंडरस्टैंड इट फुली। तो बैड डेट्स टू डेटर्स कितने से जी, 10,000 से। ये हमारी है अकाउंटिंग एंट्री, जितने हमारे को एडजस्टमेंट में दिया उसकी एंट्री ये बन रही है। और उसके बाद अब हमारे पास पीएनएल अकाउंट बन रहा है एक तो, और एक हमारी बन रही है बेटा बैलेंस शीट। तो पीएनएल अकाउंट में हमारा नुकसान आएगा, जो बैड डेट्स का लॉस बुक होगा, और बैलेंस शीट में आपके पास बाकी डेटर दिखा जाएंगे। तो पीएनएल में क्या आएगा, टू बैड डेट्स, कितना अमाउंट, 10,000। और बैलेंस शीट में डेटर्स कितने आएंगे, अब बैलेंस शीट में बेटा डेटर्स आएंगे 4 लाख माइनस 10,000। तो डेटर्स कितने बच गए अब, 3,90,000। डेटर्स कितने बच गए अब, 3,90,000 जी। तो हमारे रिमेनिंग डेटर्स 390 है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो दो इफेक्ट हो गए, एक खर्चा बुक हो गया पीएनएल में और एक डेटर्स कम हो गए। नाउ इसी में फर्दर बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास ट्रायल बैलेंस में डेटर दे रखे 5 लाख, बैड डेट पहले से ही ट्रायल बैलेंस में है 10,000 की, और नीचे एडजस्टमेंट करें फर्दर बैड डेट्स 15,000। तो बेटा जो 10,000 दिख रहे हैं ये क्या है, और नुकसान ही तो है बैड डेट। और ये अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहे इसका मतलब क्या, एंट्री डल चुकी है। एंट्री क्या डली होगी बेटा, बैड डेट टू डेटर ही। यानी कि जो 5 लाख के डेटर्स दिख रहे हैं वो 10,000 का नुकसान बुक करने के बाद दिख रहे हैं, और अभी 15,000 के और है फर्दर बैड डेट्स, मतलब नीचे एडजस्टमेंट में भी दे दिया। तो मतलब 10,000 का नुकसान हम बुक कर चुके हैं, 15 का भी और करना है। तो मतलब बैड डेट टू डेटर 10,000 की तो एंट्री ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले डल चुकी थी, जिसका इफेक्ट ले लिया ट्रायल बैलेंस में, और 15,000 की हम एंट्री अब डाल रहे हैं जिसका इफेक्ट देने जा रहे हैं। सो हम हमारे पास क्या होगा बेटा, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पीएनएल के अंदर में और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी, सिंपली टू से पीएनएल में जो बैड डेट्स आएंगे, टू बैड डेट्स, वो कितने आएंगे,
बेटा 10,000 तो पहले से ही है, उसका सिंगल इफेक्ट वो यहाँ ट्रांसफर हो जाने हैं, और जो 15,000 है उसके आपने एंट्री जब डाली तो 15 के और हो गए, तो टोटल कितने बैड डेट्स हैं हमारे 25,000 के, टोटल कितने हैं 25,000 के। 10,000 अगर दिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब कि एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। 15,000 अगर एडजस्टमेंट में उसकी एंट्री हम दिखा रहे हैं, इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो अब बैलेंस शीट में जो मेरे डेटर्स आएंगे वो कितने आएंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स आएंगे बेटा मेरे 5 लाख थे, क्या 10,000 माइनस करेंगे, नहीं 10,000 के माइनस करने के तो बाद ही है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, सिर्फ 15,000 और माइनस करने हैं, क्योंकि 15,000 का 2 इफेक्ट आने हैं, तो माइनस 15 किया तो कितनी वैल्यू आ गई 485। बेटा बैड डेट होने से हमेशा याद रखना कि डेटर्स आपके कम हो जाते हैं, तो जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं मतलब उसकी एंट्री डल चुकी है, और जो आपके पास एडजस्टमेंट में दे रखी है उसकी एंट्री हम दिखा रहे हैं, तो उसके दोनों इफेक्ट आ गए, बैड डेट बढ़ गए और डेटर कम हो गए। 10,000 की टैली डल चुके, तो 10,000 के बाद ही है बेटा 5 लाख जो दे रखे, ठीक है ना। और ये हमने पहले ही बात की, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा सिंगल इफेक्ट, जो आपके पास एडजस्टमेंट में उसके 2 इफेक्ट। ना अगली चीज आती है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ना ये क्या चीज हो रही है, हम कुछ प्रोविजन बनाने जा रहे हैं, किसकी, डाउटफुल डेट्स की। डाउटफुल मतलब जो लगता है कि फ्यूचर में नुकसान होगा, हमें लगता है। ये क्यों आ रहा है कॉन्सेप्ट, बेटा हमने सेल करी आज, बेसिकली मान लीजिए हमारा ईयर है 2020-21, हमने इस साल में सेल करी, हमने इस साल में सेल रिकॉर्ड कर ली, हमने कस्टमर्स को उधार दे रखा है 3 महीने 4 महीने का कि वो उतने टाइम के अंदर पैसे देंगे। उससे पहले तो चलो मैं मांगूंगा, अभी अच्छा नहीं लगता, कोई दे जाए तो हम उसे कैश डिस्काउंट भी देते हैं, पर उसके बाद हम उससे मांगना शुरू कर रहे हैं और वो हमें मना कर देगा कुछ महीनों के बाद जाके, मैं पैसे नहीं देता, तो हम बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम छोटी सी क्या आती है कि हम सेल जो रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं जिस साल हमने सेल करी, ओनरशिप गई, इनवॉइस जिस साल इशू किया, पर जो बैड डेट का नुकसान है वो मे भी हो सकता है अगले साल में आ रहा हो। क्यों, क्योंकि उस साल में मुकरा हुआ पैसे लेने के लिए, जो पैसे नहीं दे रहा वो अगले साल में आएगा। तो 2021 में सेल करी, इस साल सेल रिकॉर्ड कर ली, पर हो सकता है बैड डेट का लॉस हम अगले साल बुक कर रहे हो। इनकम रिकॉर्ड कर ली लास्ट ईयर में, आपका नुकसान रिकॉर्ड कर रहे हैं अगले साल में, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा। इसी की वजह से कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल। वो कहता है आप उम्मीद के बेस पे, एक उम्मीद के बेस पे एक एस्टिमेशन लगा लो, अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे जजमेंट लगा लीजिए आप अपने पास मैनेजमेंट, कि हमें क्या लगता है कि कितने लोग हमारे पैसे मारेंगे, कितने लोग हमारे को पैसे नहीं देंगे, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि सेल इस साल में रिकॉर्ड करी, तो जो बचे हुए डेटर्स है जिनसे अभी पैसे आने बाकी है, उनका कॉरस्पॉन्डिंगली नुकसान इसी साल एक एस्टिमेशन पे रिकॉर्ड कर लीजिए। उनका नुकसान करंट ईयर में बेसिकली एक एस्टिमेशन के बेस पे रिकॉर्ड कर लीजिए, तो नुकसान आप बना लीजिए। अभी आप एक्चुअल में डेटर मत कम करिए, अभी आप सिर्फ प्रोविजन बना लीजिए, अभी आप सिर्फ एक प्रोविजन बना लीजिए, एस्टिमेशन पे एक नुकसान रिकॉर्ड कर लो। हमारी बुक्स बेटा बनती भी किस पे है, कंजर्वेटिज्म के बेस पे। हमारी जो इंडियन अकाउंटिंग है, कंजर्वेटिज्म का मतलब वी प्रोवाइड फॉर द पॉसिबल लॉसेस। हमें लग रहा है कि अगर अगले साल में कुछ लोग हमारे पैसे नहीं देंगे, हमारे पैसे मार लेंगे, तो हम उसका नुकसान आज ही एस्टिमेशन के बेस पे कर रहे हैं। कल को हो सकता है नुकसान ज्यादा हो जाए, नुकसान कम हो जाए, वो बाद की बात है, वो अगले साल में एडजस्टमेंट होगी। पर जिस साल हम सबसे पहली बार बनाने जा रहे हैं, उस साल तो हमने एस्टिमेशन पे नुकसान बुक करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक एंट्री डालते हैं, जो एंट्री आपके पास क्या आती है बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने नुकसान बुक करने जा रहे हैं और हमने एंट्री डाली पीएनएल में डेबिट कर रहे हैं, और दूसरा अकाउंट का नाम क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली हमने क्रेडिट किया, जिसे हम बैलेंस शीट में है तो इसका क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड पे दिखाने की बजाय इसे क्या करते हैं, डेटर में से माइनस करके दिखा देते हैं, डेटर में से माइनस करके, जैसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा बनाते हैं। नो, मैं आपको जो ऊपर अकाउंट दिखा रखे ये वाले, इस पे बाद में आता हूं, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं इसमें होता क्या। तो बिल्कुल हम आराम से समझेंगे इस वाले पर्टिकुलर प्रोविजन को। मान लीजिए पहला साल है हमारा, डेटर्स हमारे दिख रहे हैं 5 लाख के बैलेंस शीट में। बेसिकली ये हमारे डेटर्स है जो ट्रायल बैलेंस में और जिन्हें बैलेंस शीट में दिखाना है। हमें कह रहा है कि प्रोविजन बना दीजिए 2%। हमें लग रहा है कि हमारा 2% का नुकसान होगा, तो बना दीजिए ना प्रोविजन, और एंट्री क्या डलेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि कितनी बनेगी बेटा जी, 5 लाख का 2%। तो 5 लाख का 2% कितना होगा जी, 10,000 से। तो 10,000 का आप एक एस्टिमेशन पे नुकसान बुक करने जा रहे हो इसी साल में, अभी हुआ नहीं, आप उम्मीद कर रहे हो कि इतना नुकसान होगा,
तो उसने अपने नुकसान बुक कर लिया। तो आप क्या करेंगे, जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे और फिर आप एक बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, तो पीएनएल अकाउंट में क्या दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, 2PDT विच इज 10,000। और जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पर आप अपने पास क्या करेंगे, डेटर्स दिखाएंगे 5 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिखाएंगे 10,000। तो नेट में डेटर 490 है। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं छोटा सा, क्या बेटा अगले साल, मेरी बात सुन रहे ध्यान से, मेरी बात समझ रहे हैं, क्या अगले साल जब डेटर अकाउंट शुरू होगा नेक्स्ट ईयर जाके, तो आप जब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन डालेंगे तो कितना डालेंगे बेटा, 5 लाख डालेंगे कि 490 डालेंगे? सर 490 डालेंगे? नहीं बेटा, 5 लाख डालेंगे। तभी तो आप अगर देखेंगे मैंने बैड डेट के केस में क्या किया, ब्रैकेट में माइनस करके देखा, क्योंकि उससे डेटर कम हो जाते हैं सीधा, बैड डेट होने से डेटर सीधा कम हो गए। पर प्रोविजन में, प्रोविजन अकाउंट आपने क्रेडिट किया है ना, आप देखिए कि आपने एंट्री में पीएनएल टू डेटर डाला है, नहीं, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया। तो प्रोविजन इज अ सेपरेट अकाउंट फ्रॉम द डेटर्स, मार्क माय वर्ड्स, लिसन माय वर्ड्स वेरी क्लियरफुली बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ सेपरेट अकाउंट फ्रॉम द डेटर्स। वो बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके दिखाया जाता है। पर अगर आप मेरे से पूछेंगे डेटर अकाउंट का बैलेंस कितना है, मैं क्या बोलूंगा, 5 लाख। प्रोविजन का बैलेंस कितना है, 10,000, जो हमें उम्मीद है कि अगले साल शायद 5 लाख में से 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो नेट में 490 बना, नेट में 490 बना, ये हमारा हुआ ईयर 1। अब ये हमने पहले साल प्रोविजन बना दी 10,000 की, अगले साल होती रही ट्रांजेक्शन होती रही, अब साल का अंत आया। अब जब साल का अंत आया तो उसके अंदर ईयर 2 बना, जिसके अंदर मैं पहला केस लेने जा रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने अब ईयर के आखिरी में कुछ इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 आ रही है। कौन सी आ रही है, जो पिछले साल क्रिएट करी थी बेटा, आपने क्रेडिट किया था ना, तो ये ओपनिंग प्रोविजन आ गई आपके सामने, देखिए आप, वही है ये 10,000 पे जो दिख रही है हमारे को ईयर 2 में, कि जो पिछले साल की बनाई हुई थी। इस साल के अंत में अब डेटर्स है कितने के, हमारे 10 लाख के, अंत में जो डेटर दिख रहे हैं वो 10 लाख के। बैड डेट हुए हमारे को कितने के, 30,000 के। मतलब हमें जो करंट ईयर में नुकसान हुआ, एक्चुअली में जो लोगों ने पैसा हमारा मारा, जो नुकसान हुआ वो 30,000 हुआ, एक्चुअली में 30,000 हुआ। हमने तो फोरकास्ट किया था 10,000, हो गया नुकसान 30,000, जिसके अंदर पिछले साल के भी होंगे, करंट ईयर के भी होंगे, सब मिला के ना, तो नुकसान एक्चुअल है। और प्रोविजन अभी और बनानी है हमने 2% की। क्यों, क्योंकि भाई इस साल भी तो गुड्स बेचे, देखो ना डेटर दिख रहे हैं ना, अभी भी लोगों से पैसे तो लेने बाकी है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें भी 2% का नुकसान होगा, अभी 2% का नुकसान होगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि मेरा नुकसान इस साल पीएनएल में कितना जाना चाहिए बेटा, हमारे पास अलग अलग अप्रोच है, मैं दोनों अप्रोच से आपको समझाता हूं। बेटा जो हमारे पास ये बैड डेट दिख रहे हैं 30,000, ये कौन सी एंट्री से दिख रहे होंगे मुझे बताएंगे, ये कैसे आए होंगे? सर एंट्री डली होगी बैड डेट टू डेटर की 30,000 की, जिसकी वजह से दिख रहे हैं। यानी कि जो 10 लाख के डेटर है, क्या वो 30,000 के बाद है? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। आपके पास जो 10 लाख के डेटर दिख रहे हैं वो 30,000 के नुकसान बुक करने के बाद है। पर क्या मैं इस 30,000 को, पूरे नुकसान को इस साल पीएनएल में भेज दूं? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा। हमने 10,000 पिछले साल नुकसान बुक कर लिया था एस्टिमेशन के बेस पे, उम्मीद करी थी कि 10,000 का नुकसान होगा, तो बुक कर चुके हैं। अब अगर करंट ईयर में 30,000 का एक्चुअली में नुकसान हुआ, तो क्या फिर से 30,000 पीएल में नुकसान बुक कर लूं? वो तो गलत हो जाएगा ना, पिछले साल भी कर दिया एस्टिमेशन के बेस पे भी, और अब एक्चुअल में जब नुकसान हुआ तो भी बुक कर दिया। तो यहां पे बात आ रही है, जब आप किसी चीज की प्रोविजन बना रहे हैं बेटा, जब आप किसी चीज की प्रोविजन बना रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप जब खर्चा एक्चुअल में होगा तो उसे थोड़ी ना पीएनएल में भेजोगे, आप उसे प्रोविजन के साथ एडजस्ट करोगे। मैंने क्या बोला, आप उसे प्रोविजन के साथ एडजस्ट करोगे। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे अपने लिए बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो अब मेरे साथ समझेंगे, मैं इसे अलग अलग अप्रोच से समझा दूंगा आपको। हमारे पास बेटा जो ओपनिंग प्रोविजन है उसका है क्रेडिट बैलेंस, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, विच इज हाउ मच, 10,000।
हमने ये भी बताना है कि पीएनएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होनी है। पीएनएल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट में कितना आएगा। तो क्या मैंने जब अकाउंट में 10,000 भेज दिया तो वो एक बार तो हो गया। अब मेरे बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिख रहे हैं अभी के लिए कितने दिख रहे हैं बेटा, 10 लाख के। अब मेरा बैड डेट्स इस साल हुआ 30,000 का, मेरे बैड डेट्स हुए 30,000 के। तो ये बैड डेट्स कैसे बने होंगे, क्या एंट्री डली होगी, मैं फिर से पूछूंगा बैड डेट टू डेटर। पर सवाल ये उठता है क्या अगली एंट्री पीएनएल टू बैड डेट डालेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि हमने इसकी प्रोविजन बनाई थी तो हम प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री बनी बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट। जब किसी चीज की प्रोविजन ना रहे हो, एस्टिमेशन पे नुकसान बुक करा, तो कल को जब एक्चुअल में खर्चा होगा तो उस प्रोविजन के साथ एडजस्ट करिए। तो यहां पे आपने 30,000 की जो एक्चुअल बैड डेट है प्रोविजन से एडजस्ट कर लिए, ठीक है ना। और फिर आप ये चाहते हो कि जो आपकी क्लोजिंग प्रोविजन है, मतलब जो बैलेंस है वो कितना दिखे, जो डेटर्स दिख रहे हैं 10 लाख के उसके ऊपर 2%। मैं इसको ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा अभी, डोंट वरी। तो 10 लाख का 2% आप प्रोविजन मेंटेन करना चाहते हैं विच इज 20,000। तो यहां पे आप माइनस प्रोविजन जो बैलेंस शीट में कर देंगे वो 20,000 माइनस कर देंगे, ताकि आपके नेट डेटर्स कितने हैं 980। और यहां से जो बैलेंस फिगर आ रही है वो चली जाएगी बाय पीएनएल अकाउंट। अल्टीमेटली आप पीएनएल में अपना नुकसान बुक कर लेंगे जो बन रहा है यहाँ पे कितना 40,000। तो पीएनएल में क्या आ जाएगा, पीएनएल में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज हाउ मच, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना जी 40,000। तो आपने नुकसान बुक कर लिया। अब इसे करने के अलग अलग तरीके हैं। कई बार स्टूडेंट्स रट्टा मारने की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलते हैं बेटा करंट ईयर बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। बट वो ठीक है, आप याद करिए, बट उसे समझ के करिए। मैं पूछूं कि मेरे को कितना नुकसान पीएनएल में इस साल बुक करना चाहिए, तो मैं बड़े सरल भाषा में समझाऊंगा। बेटा एक तो देखिए जो करंट ईयर में नुकसान हुआ 30,000 का, एक तो वो लॉस है आपका, एक तो आपका ये लॉस है जो आपको पीएनएल में भेजना चाहिए। एक ये तो इस साल का एक्चुअल है, प्लस आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल 20,000 पे आपके और मरेंगे 10 लाख का 2%, तो 20,000 वो बनता है। तो 30,000 करंट ईयर का एक्चुअल लॉस, 20,000 जो अगले साल का उम्मीद कर रहे हैं तो एस्टिमेशन पे जो लॉस बुक करने जा रहे हैं, तो बना 50,000। पर क्योंकि अब 10,000 पहले ही नुकसान पिछले साल बुक कर चुके हैं तो उतने को माइनस कर दो भाई, क्योंकि 30 का नुकसान इस साल एक्चुअल में हुआ, 20 और उम्मीद करे तो 50 बना ना। पर 50 में से 10,000 का नुकसान तो पिछले साल पीएनएल में ईयर 1 में बुक कर लिया था ना, तभी तो मैंने वो समझाया आपको भाई ओपनिंग प्रोविजन आती कैसे है, फर्स्ट ईयर बनाई होगी ना। तो आपके पास 10,000 पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया, तो करंट ईयर में मैं कितना लॉस पीएनएल बुक करूं 40, ये अकाउंट ने आपका करके दिखा दिया। तो हमारी जहां जो एंट्री डल रही है, देखो जी बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं तो एंट्री डल चुकी है बैड डेट टू डेटर की। अब वो बैड डेट्स कहां चले गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, वो वहां से खत्म हो गए। और आपने सीधा एक एंट्री डाली पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसमें वो नेट आ गया, जिससे वो नेट आ गया कि ओपनिंग भी एडजस्ट हो गया आपके पास, करंट ईयर का भी हो गया, जिसे हम अपने पास निकालने का तरीका और क्या बोल देते हैं बेटा, और क्या तरीका बोल देते हैं हम लोग, बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। जो मैंने आपको अभी लॉजिक से समझाया, हमने अकाउंट से भी समझ लिया कि भाई करंट ईयर का नुकसान प्लस करंट ईयर का एक्चुअल नुकसान प्लस कितना उम्मीद कर रहे हैं माइनस जितना पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके, वही तो हो रहा है यहाँ पे 30 + 20 - 10। पर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए पिछले साल आपने प्रोविजन बनाई होगी 70,000 मान लीजिए, और इस साल 30 और 20 है, तो आपका फिर 2 पीएनएल आ रहा होगा बेटा, 2 पीएनएल आ रहा है, मतलब इस साल का नुकसान प्लस इस साल की एस्टिमेशन मिला के पिछले साल जितनी प्रोविजन बनाई थी, पिछले जितनी प्रोविजन बनाई थी अभी वो कम पड़ रही है, तो आप बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करेंगे, फिर इस अकाउंट में 2 पीएनएल आ रहा होगा। वो तो डिपेंड कर सकता है कि आप अपने पास बाद में बाय पीएनएल आ रहा है 2 पीएनएल आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग प्रोविजन कितनी है, वो तो आप सिंपल सी बात होगी अकाउंट बना के निकाल लेंगे। या आप अपने पास, मैंने बोला आप स्टेटमेंट में कर लीजिए करंट ईयर बैड डेट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रोविजन। अगर क्वेश्चन बोलते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाना, तो बेटा फिर तो बनाना ही पड़ता है हमारे को, वो बात भी क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही थी। अब एक और चीज आती है,
क्या हम इसको और भी तरीका कर सकते हैं? यस बेटा, आप इंडिविजुअली सारी चीजों को पीएनएल भेज दीजिए। आप इंडिविजुअली सारी चीजों को पीएनएल भेज दीजिए। उसमें कैसे करेंगे? आप पीएनएल में जाके लिख दे 2 बैड डेट्स 30,000, 2 बैड डेट्स 30,000, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 जो इस साल की है, और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 जो पिछले साल की आपने रिवर्स करी। तो आप इंडिविजुअली भी भेज दोगे तो भी चल जाएगा। हम तीनों का सबका नेट निकाल के एक ही बार भेज रहे हैं 40,000। बात तो हुई है। देखिए जी, पीएनएल में नेट इफेक्ट 40 ही जाना है, जैसे मर्जी कर लीजिए आप अपने पास, इंडिविजुअली करिए जैसे मर्जी करिए। लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो तरीका यही है कि जब आप किसी सील की प्रोविजन बना रहे, तो जब करंट ईयर में एक्चुअल नुकसान होगा तो प्रोविजन से एडजस्ट होगा, फिर क्लोजिंग कितनी और बनानी है वो करने के बाद फाइनली पता चल जाएगा पीएनएल में कितना भेजना है। तो इसी में ईयर नंबर 2 में बेटा केस नंबर बी लेता हूं, मतलब या केस ए या केस बी में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 10,000 ओपनिंग, वही हमारे जो पिछले साल से आ रहे थे ये ओपनिंग थे। डेटर 10 लाख, बैड डेट्स 30,000, फर्दर बैड डेट्स और हुए 20,000 के, और क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2%। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई फर्दर बैड डेट्स की। तो अब मेरे को एक तो ये बताना है पीएनएल अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना जाएगा, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे हो रही होगी ये बताना है मुझे एक तो, जो मेन चीज है हमें तो यही सीखना है ना बेटा। अब यहां पे कैसे दिखाई देगा, जिसके लिए हम अपने पास क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। बेटा सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो पिछले साल प्रोविजन बनाई हुई थी वो ओपनिंग आ गई उठ के यहाँ पे, तो कितनी बनाई थी 10,000। अब जो 2 बैड डेट्स आ रहा है वो कितना आएगा बेटा, ये जो 30,000 दिख रहा है ये क्या एंट्री डली होगी जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है बैड डेट टू डेटर, वो डल चुकी है ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले, तो डेटर 10 लाख के कम हो चुके हैं। ये जो 20,000 है इसका आप एंट्री डाल रहे हो, आप इसका आप एंट्री डाल रहे हो, क्या एंट्री डालोगे, अगेन बैड डेट टू डेटर। बेटा बैड डेट की रिकॉर्ड करने की एंट्री तो बैड डेट टू डेटर ही आएगी। अब 30,000 दिख रहे हैं, 20 की आपने और एंट्री डाली तो टोटल बैड डेट कितने हो गए, 50 हो गए ना, तो 30 प्लस 20, तो टोटल मेरे डेटर्स बैड डेट्स कितने हैं 50,000। टोटल मेरे बैड डेट्स कितने 50,000। 30,000 का नुकसान मैं बुक कर चुका था इस साल में, 20,000 का मेरा और नुकसान है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर मैं बैलेंस कैरी डाउन भी दिखा रहा हूँ भाई कितनी प्रोविजन मेरे को मेंटेन करनी है। बेटा कितनी प्रोविजन हमें मेंटेन करनी है, बात इतनी सी आती है। अब 2% किसका, 10 लाख का नहीं बेटा, जब आप एंट्री ये 30,000 की डाली थी तो ये तो ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, यानी कि एंट्री डल चुकी है, यानी कि जो डेटर 10 लाख के है 10 लाख के दिख रहे हैं वो 30,000 के बाद है। और ये 20,000 की जब आपने एंट्री डाली होगी बैड डेट टू डेटर, तो क्या इसकी वजह से डेटर कम नहीं हो जाएंगे, पर बिल्कुल हो जाएंगे। तो हमारे पास डेटर कितने दिख रहे होंगे बेटा, हमारे पास डेटर दिख रहे होंगे 10 लाख माइनस 20,000 विच इज 980, उसका 2% करना है, इसका 9,80,000 का इंटू 2%, क्योंकि वो 20,000 तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, जब रिकॉर्ड करोगे तो डेटर कम हो जाएंगे, तो कितना आ गया 19,600, इतनी क्लोजिंग प्रोविजन होंगी। और यहाँ आ गया बाय पीएनएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बाय पीएनएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो 50,000 प्लस 19,600 माइनस 10,000, 59,600, तो नेट में हमारा जो खर्चा पीएनएल में जा रहा है वो कितना जा रहा है 59,600। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 59,600 विच इज करंट ईयर का एक्चुअल लॉस 50,000 प्लस 19,600 अगले साल की उम्मीद माइनस जितना पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके हैं। और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा बैलेंस डेटर्स बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं डेटर्स अकाउंट का बैलेंस कितना है तो आप कितना बोलोगे 980, 10 लाख माइनस 20,000, उससे तो डेटर कम हो रहे हैं एक्चुअल में। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हो, इसका जो 2% आई थी 19,600 जो हमने क्लोजिंग बैलेंस रखा था, तो 980 माइनस 19,600 विच इज 960,400 नेट आ गया।
तो बात अगेन समझने की कोशिश करें बेटा, जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं उसकी एंट्री डल चुकी है, जो बाहर दिख रहे जब उसकी एंट्री आप डालोगे तो एक तो बैड डेट का खर्चा रिकॉर्ड होगा और डेटर्स कम हो गए। अब जो कम हुए डेटर्स है, एक्चुअल डेटर्स है, उसी के ऊपर प्रोविजन बनाओगे ना 2%, तो एक वो ध्यान रखना है। और बैड डेट्स 30 + 20 करके हो गए 50, हम उसे प्रोविजन से एडजस्ट करके नेट में ही निकाल देते, पीएल में भेज देते, नेट वैल्यू भेज देते, क्योंकि पीएल में कितना जाना, 50,000 का एक्चुअल लॉस प्लस 19,600 का जो उम्मीद है, पर क्योंकि 10,000 के पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके तो उतनी कम करके भेजेंगे, तो पीएल में नेट में क्या इतना क्या 59,600। ये हमारे पास बात आ रही है प्रोविजन से रिलेटेड। नाउ अगर आप देखेंगे तो मैं स्टार्टिंग पे जरा आता हूं जहां पे सबसे पहले था ये, यहाँ पे बेटा दो ही मेथड की बात हो रही थी, जैसे मेथड 1 जनरल ट्रीटमेंट दैट इज विदाउट हैविंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और एक है विद प्रोविजन या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जो हम बात सीख रहे हैं। जब आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं यूज करते तो सीधा बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में है उसे डेबिट साइड पीएनएल में भेज देते हैं, एंट्री क्या डलती है बैड डेट टू डेटर, और फिर पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं बैड डेट्स। इसमें कोई प्रोविजन नहीं बनती और बैलेंस शीट में ऐसा कोई बात नहीं आ रही, क्योंकि डेटर पहले ही नेट होके दिख रहे हैं, जो मैंने इससे रिलेटेड दो एग्जांपल करते हैं। प्रोविजन वाले केस में क्या है, बैड डेट ट्रांसफर होते हैं प्रोविजन अकाउंट में, तो एंट्री बैड डेट टू डेटर तो है, पर उसके बाद क्या बन रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट, ठीक है ना। और जो पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो आपकी डल रही है ताकि नेट आ जाता है, और क्लोजिंग बैलेंस जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का है वो एसेट साइड पे शो होता है एज अ रिडक्शन फ्रॉम दी डेटर्स, एज अ रिडक्शन फ्रॉम दी डेटर, डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं। कई बार प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की जगह रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी यूज होता है। बेटर यही है कि आपका प्रोविजन जो है आपके पास इस्तेमाल करा जाए अगर आप यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन कई बार प्रोविजन की बजाय रिजर्व वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन रिजर्व, मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा वो थ्योरी वाले टॉपिक में, बट क्वेश्चन कई बार आपके प्रोविजन की बजाय रिजर्व वर्ड यूज कर लेता है बेटा, तो बेटर वर्ड अगर आपने यूज करना है तो प्रोविजन यूज करिए, ठीक है। नाउ इसके बाद हमारी अगली एडजस्टमेंट बेटा आ रही है एडजस्टमेंट नंबर 9, दैट इज डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नाउ एक चीज है कि कितने लोग हमारा पैसा नहीं देंगे, दैट इज अ बैड डेट्स, हम उसकी प्रोविजन आ रहे हैं। एक चीज है जो लोग हमारे को पैसे देने आएंगे बेटा, उन लोगों को हम जो कैश डिस्काउंट देंगे, सो देयर इज डिस्काउंट अलाउड, बेसिकली बात आ गई। अगेन बिल्कुल यहाँ पे सेम दो तरीके से अप्रोच आ रही है, या तो आप जब पैसा आता है तभी आप अपने पास जो नुकसान हो रहा है एक तरीके आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसे रिकॉर्ड करिए एक्चुअल बेसिस पे, तो आप कोई प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सीधा जैसे बैड डेट टू डेटर होता है वैसे ही जब पैसा मिलता है तो एंट्री क्या डालते हैं, कैश एंड बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो आप उस समय रिकॉर्ड कर लीजिए। और उसमें सिंपल सी बात है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है मतलब एंट्री डल चुके सीधा पीएल में जाएगा, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो आप डिस्काउंट अलाउड टू डेटर का एंट्री का इफेक्ट दे रहे हैं, उस केस में दोनों इफेक्ट हो गए आपके पास, ठीक है जी बात। और दूसरी अप्रोच क्या आपके पास, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना रहे हैं जिससे रिलेटेड मैं एग्जांपल भी कराता हूं, तो एक अप्रोच वही जनरल ट्रीटमेंट है, एक मेथड 2 है, यहाँ पे कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं होता, यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट बना रहे हैं, जितना डिस्काउंट अलाउड है वो सीधा पीएनएल में चला जाता है, एंट्री का मतलब है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर पीएनएल टू डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, पर वो किससे एडजस्ट हो जाएगा, प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा। अगेन सिंपल टू से, जिस चीज का प्रोविजन ना रहे कल को वो जब नुकसान होगा तो उस समय उसकी प्रोविजन के साथ एडजस्ट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं बनती, यहाँ पे प्रोविजन बनाने की बात हो रही है, और बाद में आपके पास जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है अगेन डेटर्स पे बन रही है, तो वो रिडक्शन फ्रॉम डेटर्स करके दिखाई जाती है, उसे डेटर में से माइनस करके हम दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर। नाउ एक आपके पास एग्जांपल कराता हूँ, थोड़ा बड़ा आपके पास है, जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दोनों चीजें हम समझेंगे अपने पास इकट्ठे बेटा, इकट्ठे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल है जिसमें बैड डेट ट्रायल बैलेंस में रखे 20, डिस्काउंट अलाउड है 30, ये करंट ईयर के एक्चुअल चीजें हैं जो रिकॉर्ड हो चुकी है, डेटर से 10 लाख के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखी है 5,000 और ये 15, ये ओपनिंग प्रोविजन आपको दे रखी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाइए 3% और डिस्काउंट बनाइए 5%, तो मैं यहाँ पे आपके पास दोनों प्रोविजन को समझाने जा रहा हूँ, हम अपने पास समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा दो अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और एक बन रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। दोनों के दोनों अकाउंट बनाने हैं हमने और समझना है अपने पास इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं इंडिविजुअली आपको समझाता तो 100% सेम कॉन्सेप्ट है लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर मैं सिर्फ डिस्काउंट अलाउड डेटर्स ही ले रहा होता तो वो तो एग्जांपल हम कर ही चुके, मैं दोनों लेके अपने पास कराने जा रहा हूँ।
हमें साथ के साथ ये बताना है कि पीएनएल अकाउंट में क्या आ रहा होगा, और एक हमें बताना है बैलेंस शीट में कैसे आ रही होगी प्रेजेंटेशन। बेटा इसे ट्रांसफर करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग प्रोविजन ट्रांसफर कर दी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसकी कितनी है 5000, 5000 लिख दी। इसकी कितनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15000, तो 15000 लिख दी। दोनों ट्रांसफर हो गई, बात खत्म हो गई। फिर इस साल के जो एक्चुअल बैड डेट जो एंट्री कर होगी बैड डेट टू डेटर, और फिर बाद में ट्रांसफर कहाँ होंगे प्रोविजन अकाउंट में, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट कितना 20000। और सिमिलर तरीके से डिस्काउंट अलाउड कहाँ चला गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में, टू डिस्काउंट अलाउड 30000। फिर आपने बेसिकली बताना है टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा दोनों का, भाई कितनी कितनी प्रोविजन मेंटेन करनी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके पास कितनी बनानी है 3%, तो 10 लाख के डेटर है 3%, तो 3% कितना हो गया बेटा 30000, और इसका आ गया बाय पीएनएल अकाउंट, ये तो खत्म हुआ। तो ये कितना आ गया 50 माइनस 5 45,000, तो ये वाला हमारा एक बार के लिए खत्म हुआ। ये तो हमने पहले भी सीख चुके थे तो वैसे ही कर दिया। तो यहाँ पे आपका पीएनएल में सिंपली आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 45,000, 20 इस साल का लॉस 3%, 30,000 हम उम्मीद कर रहे हैं, टोटल हो गया 50 माइनस 5 पिछले साल बनाया हुआ था 45 आ गया, वैसे समझ लीजिए। ठीक है, और बैलेंस शीट में जो डेटर दिख रहे होंगे कितने 10 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बेटा 3%, 3% कितना था 30,000। अब आती है अगली वाली जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है बेटा, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनी, अगेन डेटर्स कितने हैं 10 लाख, 10 लाख का कितने परसेंट उम्मीद है 5%, तो 10 लाख का 5% कर देंगे। बस यहीं पे गलती हो जाती है, यहीं पे गलती हो जाती है बेटा कि आप ग्रॉस डेटर पे कर देते हैं 10 लाख पे, ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं। समझने की कोशिश करिए बेटा 10 लाख के डेटर्स का मतलब क्या है, जितने लोगों को आपने इस साल में गुड्स बेचे थे और उनसे पैसे आने बाकी है, आप उसमें से उम्मीद कर रहे हो कि 3% लोग तो आपको पैसा ही नहीं देंगे, वो आपके पैसे मार लेंगे, जिसका आपने नुकसान बुक कर लिया और प्रोविजन बना दी कितनी 30,000 की। तो आपके हिसाब से नेट में कितने लोग आपका पैसा देंगे 970। अब अगर मैं बोलूं आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनानी है 5%, तो लॉजिकली आप 10 लाख पे बनाएंगे कि 970 बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होता है कि जो लोग हमें पैसा देने आएंगे हम उनको डिस्काउंट दे देंगे, कि वो समय से पहले अगर आ रहे हैं तो हम उनको डिस्काउंट देते, कैश डिस्काउंट जिसे बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड का खर्चा बुक कर लेते, वो होता है आपके पास डिस्काउंट अलाउड कि जो पैसे देने आएंगे। तो जब मुझे ये लग रहा है कि मेरे 3% लोग बेसिकली 30,000 के डेटर से पैसा ही नहीं देने आएंगे, तो क्या मैं उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना सकता हूं, आंसर इज नो, क्योंकि वो तो मेरे पैसे ही मार लेंगे। तो इफेक्टिवली सिंपली टू से मेरा जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बाद जो वैल्यू है उसके बाद के ऊपर बनेगा। तो 10 लाख में से 30,000 माइनस होने के बाद का 5% हो रहा है, और ये 30,000 बेटा कौन से है, ये वाले विच इज 970, तो 9,70,000 का 5% कितना हो गया जी 48,500, और फिर आ गया बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट, तो 48,500 प्लस 30,000 माइनस 15,000 63,500। तो यहां पर क्या आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 63,500। अगर मैं आपको सिर्फ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को कराता, वो तो डाउटफुल डेट का कर ही लिया था इंडिविजुअली,
तभी तो आपके पास इकट्ठे दोनों को लेके करा। और बात समझे हम लोग, किस चीज की बात समझे हम ये बात समझे अपने पास बेटा कि जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनानी है क्लोजिंग वाली प्रोविजन, वो नेट डेटर पे बनेगी। अगर आप मेरे से अभी भी पूछेंगे डेटर अकाउंट का बैलेंस कितना, तो मैं बेटा 10 लाख ही बोलूंगा। मेरे डेटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेपरेट अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सेपरेट है। पर जब मैं प्रोविजन बनाने जा रहा हूं तो किस पे बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद। क्योंकि मुझे ये लग रहा है 10 लाख में से 3% 30,000 के तो पैसे ही नहीं आएंगे, तो 970 वाले देंगे। तो 970 में ही मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूँ ना 5%, तो जो लोग पैसा देने आएंगे। तो माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 48,500, जितनी आपने इसके ऊपर 5% बनाई। तो नेट में कितने रहे जी डेटर जो दिख रहे होंगे, नेट डेटर बाहर आउटर कॉलम में 921,500, 921,500। तो ये हमने अपने पास एक एग्जाम्पल किया जिससे कि मैंने आपको ये समझाया कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो बननी है बेटा, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले के बाद बननी है। तभी हमने दोनों अपने पास इकट्ठे यहाँ पे कर लिए, तभी हमने दोनों यहाँ पे इकट्ठे कर लिए अपने पास। और जो 10 लाख के डेटर थे वो ऑब्वियसली बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड के बाद ही थे ना। तो अगर ऑब्वियसली कोई एडजस्टमेंट्स होनी है जिससे डेटर ही कम होने, तो पहले तो वही कम हो जाएंगे, पहले तो वही कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। फर्दर बैड डेट्स है, कोई डिस्काउंट अलाउड, पहले तो वही कम हो जाएंगे, उसके बाद के ऊपर प्रोविजन बन रही होती है ना। तो वही चीज यहाँ पे थी। तो नीचे आपके पास तभी नोट में भी ये बात मैंने लिखवाई हुई है, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम द डेटर in order to determine the provision for discount on the good debtors who make their payment promptly after getting the discount। अभी तो ये बात है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो बननी है वो किस पे बननी है, उन डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद सिर्फ गुड डेटर्स के ऊपर बननी है। कि जो लोग हमें पैसा समय से देंगे उस पे, जो लोग पैसा ही नहीं देंगे उस पे कैसे बात आ जाएगी बेटा, उस पे कैसे बात आ जाएगी। तो यही चीज आपके पास यहाँ पे हमने सीखी है, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे को बात समझ आ गई ना। आगे अपने पास बढ़ते हैं अगली पे। अगला आ रहा है 10th नंबर, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ना जैसे हम डिस्काउंट देते हैं जब कोई हमें पेमेंट जल्दी करता है, वैसे ही हमें डिस्काउंट मिलता है जब हम क्रेडिटर की पेमेंट जल्दी करते हैं। तो जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं बेटा, तो एंट्री होती है क्रेडिटर टू कैश एंड बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो एक तो आपके पास मेथड यही है कि जब हम कोई प्रोविजन बनाने की बात नहीं कर रहे, रिजर्व नहीं बना रहे, तो उस केस के अंदर सिंपली डिस्काउंट रिसीव जो है वो मेरी इनकम है, वो पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री जब बनती क्या बनती है, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव टू पीएनएल। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ बैलेंस शीट की बात नहीं हो रही, नॉर्मल आपके क्रेडिटर्स ठीक दिख रहे हैं। दूसरा है कि आप अपने पास क्या बना रहे हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। आप उम्मीद कर रहे हैं बेसिकली कि आप अपने क्रेडिटर्स को जब पैसा देंगे तो आपको उनसे डिस्काउंट मिलेगा, तो आप उतने का बेसिकली एक तरीके से क्या बना रहे हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया जो डिस्काउंट लाउ था। तो बैड डेट का ऑपोजिट नहीं होगा, नहीं बेटा। ऐसे देखो, बैड डेट में ये है कि आप किसी, बेसिकली आपको पैसे नहीं मिल रहे, किसी ने आपके पैसे मार लिए, वो नहीं दिए आपको पैसे। अब आप इस चीज की थोड़ी ना रिकॉर्ड करोगे कि आप कल को किसी के पैसे मार लोगे, तो इसलिए वो चीज नहीं आ रही आपके पास में। वो तो जब आप किसी के पैसे मार लोगे तो बात है कि आप सीधा ही बुक कर लोगे। तो यहाँ पे तभी हम वो चीज को नहीं पढ़ते। तो आप कैसे, डिस्काउंट रिसीव तो ऑब्वियसली आता ही आता है, इसलिए वो चीज कर रहे हैं। तो ट्रांसफर द डिस्काउंट रिसीव जो है एज पर ट्रीबी टू रिजर्व अकाउंट, और इस बनाते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, और वो रिजर्व फॉर डिस्काउंट टू पीएल में आपकी एक इनकम बुक हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बात करी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला अकाउंट की बात करी, वैसे ही बनना है, बड़े ऑपोजिट बनना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक आपके पास दे रखा है, इसे समझते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 15,000 है, ये डेबिट दिख रहा है क्योंकि आपके पास जब बनाई होगी तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, रिवर्स आ रहा है ना उसका। और क्रेडिटर्स का बैलेंस है 5 लाख। इस साल जो डिस्काउंट रिसीव्ड की इनकम पहले से रिकॉर्डेड है 25,000, 2% और बनानी है। तो हमारे पास कौन सा अकाउंट बन रहा होगा जी, हमारे पास बन रहा होगा प्रोविजन या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले जो आपने पिछले साल प्रोविजन बनाई हुई थी, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया 15,000। इस साल जो डिस्काउंट आपको मिला उसे रिजर्व के साथ एडजस्ट कर दिया क्योंकि आपने प्रोविजन बनाई हुई थी, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड तो यहाँ ट्रांसफर हो गया विच इज 25,000। और क्लोजिंग कितनी बनेगी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
जो कि ऑन दी क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं 5 लाख का 2%। तो 5 लाख का 2% कितना होगा बेटा 10,000। अल्टीमेटली आपका 2 PNL आ जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर है। तो 35 माइनस 15 20,000। तो आपके पास बेटा जो PNL अकाउंट बनेगा वहां कैसे आ रहा होगा एक तो, और जो बैलेंस शीट बन रही होगी वहां कैसे आ रहा होगा, बात कर लेते हैं एक बार और फिर अलग से भी डिस्कशन करेंगे इसी चीज को लेके। यहाँ आ रहा होगा बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट 20,000। और इधर बैलेंस शीट में क्या रहेंगे, क्रेडिटर दिख रहे हैं हमारे 5 लाख माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट जो क्लोजिंग वाला है, कितना बनाया हुआ है बेटा 10,000 2% के हिसाब से। तो नेट क्रेडिटर कितने हैं 490। तो एक बार बन गया है आपके पास, और अभी हम इसको दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। ये मैंने आपके सामने बना दिया। बेटा डिस्काउंट अलाउड क्या था आपका लिए, डिस्काउंट अलाउड सर हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है, बैड डेट हमारा नुकसान है एक्चुअल में। डिस्काउंट अलाउड भी हमारा नुकसान है कि कल को जब डेटर में पैसा देंगे तो हम उनको डिस्काउंट देंगे, तो हमारा एक नुकसान आ रहा है बेसिकली जिसके हम प्रोविजन बना रहे हैं। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्या है बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है कि आपने जब पैसे दिए बेसिकली अपने क्रेडिटर्स को जिनसे कुछ उधार पे खरीदे थे, तो आपने समय से पहले दे दिए क्योंकि तो उतना आपको डिस्काउंट मिल गया, वो आपके लिए इनकम होगी क्योंकि आपकी सेविंग होगी पैसे की, क्या पैसे कम दे रहे हैं। अब ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्या बन रहा है, कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि कल को जब अगले साल आप अपने इन 5 लाख वाले क्रेडिटर्स को पैसा देने जाओगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो एक आपका फायदा हो गया जिसे आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आज ही रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आप रिजर्व फॉर डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि फ्यूचर की इनकम को हम आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और क्या हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये बात कहते हैं, आंसर नो। हम जनरली बिलीव करते बेटा प्रूडेंस पे कंजर्वेटिज्म पे, वी प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज दी आपके पास नोशनल गेन्स। हम अपने पास उम्मीद पे फायदे को रिकॉर्ड नहीं करते, नुकसान को जो रिकॉर्ड करते हैं। जो हम अपने पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है तभी ये कॉन्सेप्ट जो है दिया जरूर होता है पर ये प्रैक्टिकली एज सच फॉलो नहीं होता बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तभी आपके पास यहाँ नीचे नोट भी लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड। आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किसी क्वेश्चन में वो दे देगा, वैसे कभी देता ही नहीं इस वजह से, इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्योंकि यहाँ फ्यूचर में जो अगले साल इनकम रिकॉर्ड होने जा रही है, इनकम जो होगी उसको आज एस्टिमेशन पे रिकॉर्ड कर रहे हो आप अगले साल की बेसिकली कर रहे हो। अब जो ओपनिंग 15 दे रखा है यानी कि पिछले साल इनकम रिकॉर्ड कर चुके हो, इस साल एक्चुअली में 25 का हुआ और उम्मीद कर रहे हो अभी आपको 20 की और होगी, बेसिकली 10 की और होगी। तो टोटल में आपने 20 की इनकम इस साल में रिकॉर्ड कर ली, जिसके अंदर आप आने वाले साल की इनकम को रिकॉर्ड करने जा रहे हो बेटा। तो विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। हमें इसे कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट में तो मेनली आपका एक्चुअल वाला यूज होना चाहिए कि जब पैसे दिए, जब जो डिस्काउंट मिला तब वो पीएल में चला गया। रिजर्व फॉर डिस्काउंट इसीलिए मेथड 2 जो है इसमें जनरली एप्लीकेबल होता नहीं है, बट सिंस हमारे पास दिया होता है इन द नोट स्टडी मटेरियल वगैरह में एक बार डिस्कस जरूर कर लेते। बट जैसे मैंने कहा ऑफनली आपके पास मोस्टली आपके पास ये कॉन्सेप्ट कभी इस्तेमाल में नहीं आता बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है जी। नाउ अगला जो आ रहा है आपके पास विच इज वेरी सिमिलर टू दिस, दैट इज रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एक्सपेंस एंड प्रोविजन। सिंपली टू से एज गुड एज, इसका तभी मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा, सिर्फ समझाने जा रहा हूं। जैसे हमने बेटा बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह की बात करें, बिल्कुल वही है कि या तो आप किसी खर्चे को अपने पास एक्चुअल बेसिस पे कर लीजिए या आप उसका प्रोविजन वाले कंसेप्ट से रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वही चीज आ रही है रिपेयर्स वगैरह, आप अपने मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह का या तो जब एक्चुअल में खर्चा करा रिपेयर्स का आपने तभी खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, तो पहला मेथड वही है विदाउट द प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूअल। तो उस केस में क्या सीधा जो खर्चा रिपेयर मेंटेनेंस का पीएल में चले जाता है, क्योंकि जब खर्चा होगा तो एंट्री क्या लगेगी, रिपेयर मेंटेनेंस टू कैश बैंक, या अगर आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करें तो पेबल आ गया और फिर पीएल में चला गया।
इसमें कोई प्रोविजन नहीं बनती, कुछ नहीं होता। या दूसरा क्या है कि अगर आप अपने पास प्रोविजन का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली ओपनिंग प्रोविजन दे रखी होगी, क्लोजिंग बनाने को कहेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा इस वाले कॉन्सेप्ट में जनरली आपको क्वेश्चन देता भी नहीं। पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इसमें भी आप प्रोविजन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करें विच विल बी सिमिलर 100% सेम, जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला आपके पास जो बात आ रही थी वही वाली चीज आ रही है। तो ट्रांसफर रिपेयर मेंटेनेंस एज पर टीबी टू डेबिट साइड ऑफ प्रोविजन, मतलब एंट्री पहले तो यही डली और फिर उसे प्रोविजन से एडजस्ट कर दिया, प्रोविजन बनाई जा रही है और उसे आपके पास जो है क्लोजिंग बैलेंस को हम इसको अब किसी एसेट में से माइनस नहीं कर रहे, बिकॉज इट इज नॉट अगेंस्ट एनी एसेट, इट इज जस्ट मेकिंग अ प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। तो ये लायबिलिटी साइड पे सीधा आ जाएगी, है तो क्रेडिट बैलेंस ही। देखिए जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, उनका भी क्रेडिट बैलेंस था और उसे एसेट में से माइनस करके दिखाते थे डेटर्स में या प्रोविजन फॉर डेप्शन को। ये तो सिंपली फ्यूचर के जो अगले साल हम प्रोविजन बेसिकली रिपेयर्स वगैरह कराएंगे उसका जो खर्चा होगा उसके प्रोविजन बुक करने जा रहे हैं, तो वही हम अपने पास यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि हम इसे सीधा फिर लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। अगेन दिया हुआ है इसलिए डिस्कस करें। जनरली आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको कभी ये देखने को मिलता नहीं, आपका एक्चुअल खर्चा लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में रिपेयर मेंटेनेंस, आप उसको सीधा पीएनएल में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। अगर वो नीचे लिखेगा फर्दर और है आउटस्टैंडिंग है, उसको दो इफेक्ट दे दिए नॉर्मल खर्चे की तरह। प्रोविजन वाला तो कब होगा जब क्वेश्चन ओपनिंग प्रोविजन मान लीजिए देगा, या नीचे लिखेगा क्रिएट प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूअल 2%, 5% ऐसे कुछ देगा या वैल्यू देगा, ऑब्वियसली वो आपके पास वैल्यू देगा, यहाँ तो परसेंटेज तो देगा नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज आपके पास जब देगा तभी कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक आ रहे हैं हमारे मोरलेस एडजस्टमेंट्स आर गेटिंग आपके पास डन, दैट इज गुड्स यूज फॉर अदर देन सेल। तो बेसिकली जो आप स्टॉक खरीदते हैं आप उसे बोलते थे परचेज में दिखा देते, परचेज टू क्रेडिटर या परचेज टू कैश। नाउ नॉर्मल कोर्स में हमने उसको बेचना है, तो जब हमने उसे सेल करना है बेटा तो वो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है, बाय सेल या बाय क्लोजिंग स्टॉक में हो जाएगा, या जैसे मैंने अब नॉर्मल लॉस का भी सिखाया था तो उतना हमने कम कर दिया था। पर काफी बार क्या होता है कि आपके पास उन गुड्स को आप किसी और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करो, ना बेचने के लिए, ना नुकसान हुआ, ना आपके पास वो बचा, तो वो किसकी वजहों से। सबसे पहला जैसे गुड्स विड्रॉ कर लिए प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, घर ही ले गया, तो आपके पास घर ही ले गया वो, तो मान लीजिए आपके जैसे हम शुगर की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो शुगर आपके पास जो आप उसको खरीदते बेचते हो, कुछ चीनी के आपके पास पैकेट वो घर ही ले गया, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा बेटा, उस केस में वो ड्रॉइंग्स है बेसिकली कैपिटल कम होगी और उतने से स्टॉक कम कर दिया जाएगा। तो एंट्री के बनी ड्रॉइंग्स टू परचेजेस इफ द गुड्स आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर सेल, एक तरीके से तो उस केस के अंदर आप उतने से परचेज को कम कर देंगे, और सेकेंडली उसको जहां जाना चाहिए वो है, तो सिंपल एंट्री आ गई ड्रॉइंग्स टू परचेज, स्टॉक कम कर दिया परचेजेस और ड्रॉइंग्स होगी वो कैपिटल में, तो ये कैपिटल में से कम हो जाएगा बैलेंस शीट में और ये ट्रेडिंग अकाउंट में कम होगी। अगला गुड्स को दिया चैरिटी डोनेशन के तौर पे, तो आपने डोनेट कर दिया बेसिकली चैरिटी के तौर पे दे दिया, नॉर्मल एक्सपेंस है, अगेन चैरिटी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो अगेन चैरिटी का खर्चा आपका डोनेशन टू चैरिटी में आ जाएगा, जो कि कहां चला जाएगा अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा और परचेज कम होगी। अल्टीमेटली अगर इस्तेमाल करो अदर देन सेल तो परचेज हर केस में कम होती जाएगी, आप देख जाएंगे। फ्री सैंपल्स के तौर पे दे दिया, लोकल कहा जी फ्री में इस्तेमाल करो, इसको अपना चेक करो एक बार देखो परखो, फ्री सैंपल्स के तौर पे दे दिया, फ्रीली ही बांट दिया एडवर्टीजमेंट के तौर पे, तो वो सैंपल एडवर्टीजमेंट टू परचेज, तो अगेन वो खर्चा आ जाएगा पीएनएल में और परचेज कम होगी ट्रेडिंग में, ठीक है जी। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, आपके बिजनेस प्रेमिसेस या मशीनरी, तो आपके पास आपने जो गुड्स खरीदते हो आपने उसे इस्तेमाल किया आपने बेसिकली किसके लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। तो मान लीजिए आपका जो काम है वो ऑयल लुब्रिकेंट्स खरीदना और उसको बेचना है, ऑयल लुब्रिकेंट्स खरीद के उसे बेचना है, तो आपके वहाँ पे कोई फैक्ट्री में बेसिकली मशीन वगैरह रखी थी, ठीक है, आपके ऑफिस वगैरह में, ठीक है ना, तो आपने वहीं पे वो ऑयल को इस्तेमाल कर लिया, राजा मार्केट से लाके आप उसे डालते तो आपने अपने ही स्टॉक में से इस्तेमाल कर लिया बेटा, तो है तो नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, पर आपने अपना ही स्टॉक इस्तेमाल कर लिया तो स्टॉक कम कर दिया टू परचेज, और रिपेयर मेंटेनेंस आपके पास खर्चा डेबिट हो गया, ठीक है ना, तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा पिन में और परचेज कम होगी। या गुड्स यूज इन बिजनेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और मशीनरी, तो जी एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं लेट से आपका सीमेंट खरीदने बेचने का काम है, सीमेंट आप खरीदते और बेचते हैं, अब आप अपनी ही एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अपनी ही बिल्डिंग बना रहे हैं और आपने बाहर से सीमेंट खरीदने की बजाय आपने अपना ही सीमेंट उस बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। अब उस केस के अंदर उस सीमेंट को आपने बेचा तो है ही नहीं, उससे बिल्डिंग बनाने मत किया, बिल्डिंग का जो भी खर्चा वो कैपिटलाइज होगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप अपना स्टॉक कम करेंगे टू परचेज और बिल्डिंग मशीनरी के अंदर कैपिटलाइज कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे, तो वो एंट्री आ गई एज टू द एसेट कॉस्ट बढ़ जाएगी बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अलग अलग पर्पसेस की बात करी हमने कि जहां पर आपके पास गुड्स का इस्तेमाल करा जा रहा है अदर देन सेल के लिए। नाउ कुछ मिसलेनियस और आइटम्स के अगर बात करते हैं बेटा बिफोर वी
आपके एंड विद द एडजस्टमेंट्स एंड स्टार्ट विद अवर क्वेश्चंस। सो हम एडजस्टमेंट्स ही काफ़ी टाइम से करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट मटेरियल एटसेट्रा। तो जैसे अगर कई बार हम जैसे एनपीओ के चैप्टर में बात करते हैं कि आप स्टेशनरी वगैरह का स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, बेटा क्या मेंटेन कर रहे हैं आप? स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर होगा क्या, आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस में। तो मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 50,000 का, आपने इस साल में और खरीदे स्टेशनरी 2 लाख की, और क्लोजिंग में स्टॉक बच गया अभी 20,000 का। तो अगर मैं पूछूं ओपनिंग स्टॉक जो पहले से पड़ा था और खरीदे 2 लाख के और 20,000 का बच गया, तो क्या हम सारा खर्चा 50,000 प्लस 2 लाख पीएल में डाल देंगे? नहीं। अब बेटा जितना बच गया वो तो मेरी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा ना। तो हमारी कंजम्पशन कितनी हुई? हमारी कंजम्पशन हुई 2,30,000 की। तो 230 का खर्चा हमारा पीएनएल में बुक होगा। ये मेरी कंजम्पशन है जो कि कहाँ जाएगी? पीएनएल अकाउंट में। तो हमारी एक तरीके से एंट्री क्या डल रही है, हम खर्चे को कम कर रहे हैं और स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टॉक टू एक्सपेंस हो गया, तो एंट्री बनी स्टॉक अकाउंट डेबिट, बेसिकली स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज अकाउंट। ठीक है, तो खर्चा कम हो गया पीएनएल में और वो एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिख गया जितना स्टॉक है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है अगेन आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस अगर आपको दिया है, तो उस केस में क्या करना है, उतने से प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टीजमेंट मटेरियल जिसका भी चीज का है वो उतने से वो खर्चा कम हो गया पीएल में और उतना स्टॉक बैलेंस शीट में आपका दिख गया। ठीक है, देन अगली चीज आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा हम तो कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, और आईओसी आईओडी ये वाली चीजें तो हम पार्टनरशिप में पढ़ते हैं कि पार्टनर्स को दिए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं। जनरली यहाँ पे आपको देखने को वैसे मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो उस अकेले पर्सन का है, वो सोल प्रोप्राइटर का है, उसका अकेले का है। अब उसे जिस मर्जी नाम से ले, वो आईओसी के नाम से ले, वो सैलरी के नाम से ले, कमीशन के नाम से ले, नेट प्रॉफिट सीधा बोल दे, वो सारा प्रॉफिट उसका। पार्टनरशिप में होता है भाई आईओसी भी देना है टू कंपनसेट जिस पार्टनर ने पैसे ज्यादा डाले, भाई सैलरी भी आपके पास आ रही है, पीएसआर में प्रॉफिट को बढ़ रही है, यहाँ तो सारा उसका है। तो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती नहीं है, पर अगर क्वेश्चन बोल देता है तो हमने करना क्या है, आईओसी को अगेन हम जैसे प्रॉफिट्स में से कम कर देते थे और देते थे पार्टनर को, वैसे आईओडी का क्या होता था, हमने अपने पास प्रॉफिट बढ़ा दिया और उतना बेसिकली पार्टनर से चार्ज कर लिया। तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अगर आप इसको नहीं भी दिखाएंगे तो भी आपका ना आंसर सेम आएगा, पर अगर क्वेश्चन कह रहा है तो इसको दिखा देना बस। जैसे जनरली आपके पास अगर मैं बोलूँ तो प्रोप्राइटरशिप के केस में इस्तेमाल नहीं होता, पर अगर क्वेश्चन कह देता है तो इसका सिर्फ प्रेजेंटेशन हो रही है। वो एंट्री क्या बन रही है, आईओसी की एंट्री बन रही है आईओसी टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो खर्चा एक तरीके से रिकॉर्ड हो गया, एक तरीके से उतने से प्रॉफिट कम कर देंगे और उतना से कैपिटल बढ़ा दी क्योंकि देने हैं पैसे। तो पीएनएल के डेबिट साइड में हो गया। हम इसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अलग से नहीं बनाते बेटा कि मैं अलग से बोलूं, क्योंकि यहाँ तो सारा प्रॉफिट किसका है, आपके पास प्रोप्राइटर का है। तो ये सीधा पीएनएल में ही दिखा देंगे, लास्ट में दिखाते हैं, पर इसको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे लास्ट में दिखा देते हैं। तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। अब प्रॉफिट ने भी कैपिटल अकाउंट में जाना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने भी कैपिटल अकाउंट में जाना है, बट वो बांट दिया। तो मान लीजिए प्रॉफिट आपका 20,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 है, तो अब कितना बच गया 19,000। या तो बेटा सीधा 20,000 ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में, वो भी प्रोप्राइटर का है, या आप 1,000 अलग करोगे और 19,000 अब अलग करोगे अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो आप 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग दिखाओगे, 19,000 अलग दिखाओगे। तो प्रॉफिट कम कर दिया, 20 में से 1 कम हुआ तो 19 बचा और वो कैपिटल में ऐड हो गया, तो बाकी 19 भी चला गया, 1 भी चला गया, सीधा ही 20 चला गया। सेम आईओडी का आ रहा है। तो कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन टाइम, इतने से इनकम बढ़ा दो तो क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल में आ जाएगा और कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। जस्ट लाइक जैसे ड्राइंग्स और आईओडी आपके होते हैं नॉर्मल कोर्स में, तो वही चीज होगी। एक तरफ प्रॉफिट बढ़ा दिया और दूसरी तरफ कैपिटल कम कर दी। भाई या तो सीधा ही प्रॉफिट 20,000 का है वो सीधा ट्रांसफर कर दो, या मान लो अगर आईओडी 3,000 का है तो 3,000 का आईओडी दिखा के प्रॉफिट अब 23,000 हो गया आपके पास जो आ रहा है, तो बात वही होगी। ठीक है ना, तो हमने वो किया वही, या तो सीधा 20,000 का प्रॉफिट है वो भेज दिया, या 3,000 का आईओडी माइनस कर दिया और 23,000 का प्रॉफिट भेज दिया। दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये तभी आएंगे जब क्वेश्चन आपको बोलेगा, जनरली होता नहीं है, पर अगर देखो क्वेश्चन प्रोप्राइटर में बोल देता है तो आपके पास ऐसा आ जाता है। ठीक है ना, एक और छोटी सी चीज जिसके बारे में बात करूंगा, दैट इज अबाउट द इनकम टैक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। वैसे इनकम टैक्स को लेके मैं लास्ट में जाके आपसे बात भी करूंगा इस चैप्टर में, पार्टनरशिप प्रोप्राइटर केस में, बट अभी यहाँ पे बड़ी बेसिक सी बात करने जा रहा हूँ। फर्म वगैरह केस में हम अलग से बात करेंगे। बेटा इनकम टैक्स जो होता है वो सोल प्रोप्राइटर का खर्चा है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है।
वो प्रोप्राइटर को अपनी सारी इनकम्स को मिला के उस पर देना है सरकार को टैक्स। तो ये जो खर्चा है ये पर्सनल एक्सपेंस है। जस्ट लाइक जैसे आप गुड्स लेके गए घर पे, आपने कोई घर की आपने सर्वेंट वगैरह की सैलरी पे करी, घर का किराया पे करा, जस्ट लाइक एनी पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स भी पर्सनल एक्सपेंस है। तो ये सीधा रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट से। तो आप ऐसा ना करें कि इसे, वैसे तो देखिए आप अगर पीएनएल में भी डालेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट सीधा पार्टनर को जाएगा, बेसिकली प्रोप्राइटर को जा रहा होगा कैपिटल अकाउंट में। हम क्या बोल रहे हैं, पर सीधा इसे ड्राइंग्स में ऐड करके बेसिकली सीधा ही कैपिटल में से माइनस कर दिया रादर देन पीएनएल में लेके जाना, क्योंकि ये उसका पर्सनल खर्चा है। तो जो भी पर्सनल खर्चे होते हैं आप उन्हें क्या करते हैं, कैपिटल में से सीधा माइनस कर दे। तो इनकम टैक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर भी अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं कि वो सीधा ही कैपिटल में से क्या कर देना बेटा, आपने सीधा ही कैपिटल में से माइनस कर दे, सीधा ही कैपिटल में से माइनस कर दे। तो हमारे पास क्या ये वाली बात आपके पास क्लियरली समझ आई? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास ये वाली बात समझ आई। तो यहाँ पर हमने अभी जो एडजस्टमेंट सीखी, और काफी एडजस्टमेंट्स हमने सीख ली बेटा। मेन हमने टाइम काफी लगाया अपने पास बैड डेट्स वाले पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हमने रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की बात करी, प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूअल है, गुड्स अदर देन फॉर सेल की बात करी, मिसलिनियस आइटम्स कुछ और सीखी हमने पास, वो सारी हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स अपने पास और सीखी है, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट एक बार आपका कंप्लीट होता है, डोंट वरी, धीरे धीरे रिवाइज भी होता रहेगा, हम अपने कोई क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक बार हमने डिटेल में इन एडजस्टमेंट को समझा, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, जहां पे हम अपने पास क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे और एडजस्टमेंट्स वाले भी करेंगे, और देखेंगे आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन को कैसे करा जाता है बेटा, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी।